हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं सजाती श्रेणी क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप IUPAC नामकरण करना नहीं सीख पाएंगे। और जब हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर के आएंगे उसमें हम आपको IUPAC नामकरण करना ही सिखाएंगे। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत ही देखना। और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम आपके लिए केमिस्ट्री की डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न भी आप सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों को हम केमिस्ट्री की डेली वीडियो दें। फिलहाल में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश है कि बहुत ही जल्द आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलने लगेगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, उसके बाद हम आपको इनकी परिभाषाएं बताएंगे। देखो ज़्यादा तो लंबी आज की वीडियो नहीं होगी, क्योंकि परिभाषाएं जो है वो समझाने का काम नहीं है, बहुत ही ओनली आपको पता होना चाहिए कि इन्हें किस प्रकार से विभाजित किया गया, क्योंकि परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम वो आपको डिटेल से करा देंगे, ठीक है। तो याद रखना, जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, खुली या विब्र श्रृंखला यौगिक, और सेकंड है चक्रीय या सब्र श्रृंखला यौगिक। जो आपकी खुली श्रृंखला यौगिक है उन्हें फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, सब्र श्रृंखला यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें इंपॉर्टेंट है तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। सेकंड याद रखना, जो चक्रीय या सब्र श्रृंखला यौगिक है इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक, ठीक है। तो याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। याद रखना, कार्बनिक यौगिक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, खुली या विब्र श्रृंखला यौगिक और चक्रीय या सब्र श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक को दो भागों में फिर से विभाजित किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, जिसमें हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, सब्र श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो आपका चक्रीय या सब्र श्रृंखला यौगिक उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे खुली या विब्र श्रृंखला यौगिक क्या है। तो देखो लिखा हुआ है एलिफेटिक या विब्र श्रृंखला यौगिक, एलिफेटिक या विब्र श्रृंखला यौगिक, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। देखो वे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे स्वतंत्र होते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के जो अंतिम सिरे होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इसके जो अंतिम सिरे हैं वो स्वतंत्र हैं। इसका मतलब है कोई भी रिंग नहीं बन रही है। यदि यहाँ पर रिंग बनती तो हमारा जो यौगिक होता वो चेंज हो जाता, ठीक है। तो याद रखना, जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जिनके अंतिम सिरे स्वतंत्र होते हैं वो हमारे एलिफेटिक या फिर विब्र श्रृंखला यौगिक या फिर खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं,
आंगीय हाइड्रोकार्बन, जो आपका खुली श्रृंखला वाले यौगिक के उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन द्वारा निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, CH4। CH4 आपको पता होगा मेथेन होती है, जहां पर ये C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, मीन्स ये कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसी प्रकार से C2H4 है, C2H2 है, ठीक है। ऐसे कई एक यौगिक हमारे हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के जो दो भागों में विभाजित किया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो याद रखना इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। देखो याद रखना, यहाँ पर उदाहरण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। यहाँ पर जितने भी जो कार्बन परमाणु है उनके मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, ठीक है। इन्हें एल्किन या फिर पैराफिन भी कहा जाता है। किस प्रकार से कहा जाता है, तो याद रखना कार्बन को कहा जाता है एल्क, जो कार्बन है उसे कहा जाता है एल्क, और जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उसे कहा जाता है एन। क्या कहा जाता है, एन, तो हमारा हो जाता है एल्केन, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखना जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होगा, एकल सहसंयोजक आबंध उपस्थित होगा, उन्हें कहा जाएगा एल्केन या फिर पैराफिन। इनकी बात की जाए तो इसका सूत्र होता है एल्केन की श्रेणीय सदस्य निकालने के लिए, वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे हम एल्केन के सदस्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर n जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताएगा। n बराबर 1 जैसे कि हम रख देंगे तो हमारा C1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जब 1 रखेंगे तो 2 यहाँ पर गुणा करेगा 1 से, तो 2 2 2 4 हमारा CH4 हो जाएगा, मीन्स ये एल्केन का प्रथम सदस्य, ठीक है। और यदि हम इसकी संरचनाओं को बनाना चाहे तो हमारा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। कार्बन के भी चारों आबंध बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए ये एल्केन का सदस्य कहा जाएगा, ठीक है, और इसलिए इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अब बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें कम से कम 2 आबंध अथवा त्रि आबंध उपस्थित होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इनमें कम से कम 2 आबंध या फिर 1 त्रि आबंध उपस्थित होता है। 2 आबंध उपस्थित होगा तो इसे एल्कीन का सदस्य कहा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित, त्रि आबंध उपस्थित होगा तो इसे एल्काइन का सदस्य कहा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सिंगल बॉन्ड था, जो कार्बन होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्क, और यदि हमारा सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो हमारा हो जाएगा एन, ठीक है, तो एल्केन हो जाता है। और यदि डबल बॉन्ड उपस्थित है तो कार्बन को एल्क कहा जाता है, और डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर, 2 आबंध उपस्थित होने पर शब्द जोड़ दिया जाता है इन, हमारा हो जाता है एल्कीन। यदि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो कार्बन को कहा जाता है एल्क, और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने पर शब्द जोड़ा जाता है आइन, तो हमारा हो जाएगा एल्काइन। इसी प्रकार से हम इनके सदस्य निकाल सकते हैं। तो एल्कीन का CnH2n फॉर्मूला होता है, जबकि एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इनका मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो इसमें हम इनका नामकरण करना सिखाएंगे कि एल्कीन का जैसे कोई सदस्य है तो हम उसका नाम किस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। तो आपको सभी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, तो याद रखना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 आबंध, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये 2 आबंध और त्रि आबंध ही क्यों रखे गए, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आपका
एकल सदस्य जो कार्बन है उसे क्यों रखा गया, तो इसका रीजन याद रखना, असंतृप्त का मतलब है जो तृप्त नहीं है। कहने का मतलब है यदि हम यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटा दे तो हम अन्य हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ से सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है उसमें से हम एक सिंगल बॉन्ड को हटा सकते हैं और हमारा और का हाइड्रोजन इसमें जुड़ सकता है। मीन्स ये पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। और जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो उसमें हम अन्य से किसी चीज को नहीं जोड़ सकते, तो जोड़ सकते हैं यदि वहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें। हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी हम अन्य चीज को जोड़ पाएंगे, लेकिन यहां से हम क्या कर सकते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को हम हटा दें तो अन्य चीज को, इसमें अन्य हाइड्रोजन या फिर अन्य चीज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बात करते हैं, आगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, अल्कोहल हुआ आदि से विस्थापित हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, कहने का मतलब है कोई भी हम जैसे कि हम एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं CH4, ये हमारे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। यदि ये आपको पता है एल्केन का प्रथम सदस्य जिसे मेथेन कहा जाता है, यदि हम यहाँ से आज की संरचना आप खोलेंगे तो हमारी बनके तैयार हो जाएगी इस प्रकार से। ये तो इसकी संरचना बनके तैयार हो जाएगी। यदि हम क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें और इसकी जगह कोई अन्य सदस्य जोड़ दें, जैसे कि हमने जोड़ दिया Cl, तो इसे ही कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। मीन्स हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसी अन्य परमाणु को जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जहां पर ये मेथेन था वहां पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम पे यहाँ पर हमने क्लोरोएथेन लिया है, C2H5Cl, फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित हमने कर दिया और क्लोरीन को जोड़ दिया, हमारा फॉर्मूला बन गया C2H5Cl, नाम हो गया क्लोरोएथेन। ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। आगे बात करते हैं, आगे है चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। देखो चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक क्या है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे परस्पर जुड़ करके एक समृद्ध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ओनली इतना याद रखना, जो चक्रीय या फिर समृद्ध श्रृंखला यौगिक होते हैं, जो क्लोज चेन होती है वो एक रिंग की तरह होती है। ठीक है, इसमें एक रिंग की तरह होती है, मीन्स इसमें कार्बन जो श्रृंखला होगी उसके अंतिम सिरे जो होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगी, एक रिंग की तरह होंगे। ठीक है, ऐसे यौगिक हमारे चक्रीय या भी समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो आपके चक्रीय फिर समृद्ध श्रृंखला यौगिक के उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही विषम चक्रीय यौगिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया था, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। सबसे पहले बात करेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक पर, तो याद रखना एलिसाइक्लिक यौगिक जो अपने गुणधर्मों एवं संरचना में एलिफेटिक यौगिकों में समानता प्रदर्शित करते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहे जाते हैं। जो अपने गुणधर्मों में, कैसे अपने गुणधर्मों में किसके समान, एलिफेटिक यौगिकों से समानता प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक कहे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बंद श्रृंखला है, इनका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे आपको सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओनली आप अभी इतना याद रखना कि जो बंद श्रृंखला एक रिंग की तरह होता है उसे कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक, और जो कि हमारे चक्रीय या फिर समृद्ध श्रृंखला यौगिक का एक भाग है। ठीक है, ओनली आपको इतना याद रखना। और इसमें यदि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हो जाता है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिनमें कम से कम एक बेंजीन वाले अवस्था उपस्थित होती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जिनमें कम से कम एक बेंजीन वाले उपस्थित होती है वो हमारे एरोमेटिक यौगिक कहे जाते हैं। और एरोमेटिक यौगिक में ये बेंजीन वाले क्या है, तो याद रखना
बेंजीन वलय वह वलय है जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सब्र श्रृंखला में एकल तथा 2 आवंत एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं के मध्य 6 ही हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। ये बात याद रखना, जो बेंजीन वलय होती है उसमें 6 कार्बन परमाणु पर 6 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे और उसमें क्या होगा, क्रमशः एकल तथा 2 आवंत एकांतर क्रम में उपस्थित होंगे। ठीक है, पहले देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये है हमारी बेंजीन वलय। इसे इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, देखो ये जो कोने से निकले हुए हैं इनसे कहा जाता है कार्बन। मीन्स जितने ये कोने होंगे 1, जैसे कि ये है आपकी 1, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये हमारा फोर्थ। ये आपने शायद है बुक में देखा होगा। इनका यूपीएससी नामकरण किस प्रकार से करेंगे आपको हम सब कुछ करना सिखाएंगे। ओनली आपको इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका यूपीएससी नामकरण किस प्रकार से होगा ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो याद रखना, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित होनी चाहिए और बेंजीन वलय जो होती है वो 6 कार्बन परमाणुओं पर 6 हाइड्रोजन एक कांतर क्रम में एक एकल और 2 आवंत में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी पर। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 2 निकटवर्तीय सदस्यों के आणविक सूत्रों में सिंगल बॉन्ड CH2 समूह का अंतर होता है। 2 निकटवर्तीय सदस्यों के आणविक सूत्रों में कहने का मतलब है कोई हम 2 निकटवर्तीय सदस्य ले लें किसी के भी, जैसे कि हमने ले लिए एल्केन की। एल्केन का प्रथम सदस्य CH4 होता है, सेकेंड C2H6 होता है, उसके बाद C3H8 होता है, उसके बाद C4H10 होता है। यदि हम इनके अंतर को देखें तो CH4 और C2H6 के मध्य किसका अंतर है, CH2 का। मीन्स इसे ही कहा जाएगा सजातीय श्रेणी। 2 निकटवर्तीय सदस्यों के आणविक सूत्रों में CH2 समूह का अंतर होता है, वो हमारे सजातीय श्रेणी कहे जाते हैं, वो हमारे सजातीय श्रेणी के सदस्य कहे जाते हैं। ठीक है, यदि हम इन दोनों में अंतर देखें तो हमारा CH2 का इनमें भी अंतर है, इसी प्रकार से इन दोनों में भी CH2 का अंतर है। ठीक है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जहां पर अंतर होता है 2 निकटवर्तीय सदस्यों के मध्य, तो ऐसे सदस्यों को हम सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो आपके एल्कीन है जिसका फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं, एल्कीन के आपको 10 सदस्य आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। आपको नाम नहीं बताने, ओनली आपको फॉर्मूले बताने। ठीक है, कि इसका क्या फॉर्मूला है, CnH2n, जो भी हमने आपको अभी बताया CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर कार्बन परमाणुओं की संख्या को रख करके आपको 10 सदस्य के फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। ठीक है, जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे हम उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। यदि आप लाइक करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो फिलहाल में तो नेक्स्ट वीडियो का पता नहीं कब आए, लेकिन कोशिश रहेगी बहुत ही जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।